हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 12 मार्च को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट करते हैं सर हमारी इंग्लिश अच्छे से तैयार नहीं है, इंग्लिश में हमारा क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऐसी ऐसी क्लासेस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देखो, आज मैं आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, आप खुद ही देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन को मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, और ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं आप खुद ही देख सकते हो, कितनी बार एग्जाम में आए हैं। देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाले हैं। और सबसे खास बात आप देखिए कि ये 2000 जो भी अब तक एग्जाम हुए हैं इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सब में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल से पढ़ लेना भैया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम वीवीआईपी क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है। और सबसे खास बात क्या है, ये 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर इस बार कुछ नहीं आने वाला है। बस इन 10 क्वेश्चन को पढ़ लो। सबसे खास बात है कि ये आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन है। जैसे आपका द लास्ट लेसन चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रैट्रैप है और इंडिगो है। इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बस इतना पढ़ लेना भैया, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और इन पांचों चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ये प्रोज के क्वेश्चन होंगे, ये प्रोज के आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको ऐसी ऐसी क्लासेज हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, वो कुछ इस प्रकार से है। द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। मतलब व्हाट, क्या, डिड एम हेमल, हेमल ने से अबाउट, उन्होंने बताया द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड और इट्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, उसके महत्व के बारे में। यानी कि हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, बच्चों से उन्होंने क्या कहा लैंग्वेज और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। मैं हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एम हेमल टोल्ड, उन्होंने बताया, देम, उन्हें, दैट, की फ्रेंच, फ्रेंच वाज द, यानी कि थी, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, लैंग्वेज, भाषा, इन द वर्ल्ड, संसार की। तो एम हेमल ने उन्हें बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। यहां पे इज भी हो सकता है या वाज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा थी या है। ठीक है, इज लगा दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इट वाज, ये थी, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक, लैंग्वेज, भाषा, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। मतलब उन्होंने अपने फ्रेंच भाषा की तारीफ की। जैसे हम लोग भैया हिंदुस्तानी हैं तो हमारी भाषा जो है वो हिंदी है, तो हम लोग हिंदी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ऐसे ये फ्रेंच की तारीफ कर रहे हैं। आगे देखो, ही आस्क्ड देम, उन्होंने बताया, टू गार्ड इट, यानी कि इसकी रक्षा करें, अमॉन्ग देम, अपने बीच, एंड और नेबर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। यानी कि उन्होंने उनसे कहा कि वे इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। मतलब अपने भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखें और इसको कभी ना भूलें। एम हेमल जी अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, क्योंकि एम हेमल जी एक टीचर है। ठीक है, उन्होंने बताया, ही गेव अ रीजन, उन्होंने एक कारण भी दिया, आल्सो, भी, व्हेन, जब, पीपल, लोग, बियर इंस्लेव्ड, लोग गुलाम थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब लोग, उन्होंने यह कारण भी बताया कि जब लोग गुलाम थे, एज लॉन्ग एज, जब तक वे, दे, वे हेल्ड फास्ट, अड़े रहे, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, दे हैड, उनके पास थी, द की, चाबी, टू दियर प्राइजन, अपने जेल की। ठीक है, तो उन्होंने बताया, एक कारण भी बताया कि जब लोग गुलाम थे
वे जब तक अपनी भाषा पर अड़े रहे उनके पास अपने जेल की चाबी थी। मतलब उन्होंने अपनी भाषा को जेल की चाबी से कंपेयर किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, देखो, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बताया। तो एम हेमल टोल्ड देम द फ्रेंच दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गॉड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने उनसे कहा कि वे इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। ही गेव अ रीजन आल्सो व्हेन पीपल वेयर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैड द की टू देयर प्राइजन, यानी कि उन्होंने यह कारण भी बताया कि जब लोग गुलाम थे तो वे अपने, तब जब तक वे अपने भाषा पर अड़े रहे ना, उनके पास अपने जेल की चाबी थी। ठीक है, बस हो गया। ये भैया आपका नंबर कंप्लीट हुआ। 4 नंबर कंप्लीट हो सकता है अगर ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, 8 नंबर का टोटल आता है, 8 नंबर हम कंप्लीट कराने का टारगेट लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। देखो, व्हाट, क्या डिड एम हेमल ने से बताया अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। ये क्वेश्चन अलग से आता है कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया। तो देखो एक छोटा सा आंसर है, ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है, तो आप कुछ ऐसे आंसर लिख देंगे। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड चैप्टर पे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे वो हमारे 5 अलग अलग चैप्टर से होंगे। हमारे लिस्ट में 2 क्वेश्चन भैया रिमूव हो चुके हैं, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। ऐसे ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा, बस आप प्यार बनाए रखें। तीसरा तीसरा क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, व्हाई डिड चिल्ड्रेन, मतलब व्हाई, क्यों, डिड चिल्ड्रेन, बच्चे, इन सीमापुरी, सीमापुरी में स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहते थे। तो सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे भाई, क्यों नंगे पैर रहते थे। देखो कोई नहीं चाहता कि मैं नंगे पैर घूमूं, किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे नंगे पैर रहें, बट जो पॉवर्टी है ना, जो गरीबी है, वो भैया नंगे पैर रहने पे मजबूर कर रही थी उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जो हैं कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, रैग पिकर्स हैं। ठीक है, तो देखो, द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि द लैक, कमी, ऑफ मनी, पैसों की, इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि वैध स्पष्टीकरण है। मतलब पैसों की कमी ही मुख्य कारण है, पैसों की कमी ही एक वैध स्पष्टीकरण है। चिल्ड्रेन, बच्चे, लाइक साहेब, साहेब जैसे, कांट अफोर्ड, वो नहीं खरीद सकते, शूज, जूते, यानी कि साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते, किसी तरह वो बेचारे कूड़ा बीन बीन कर अपने आजीविका को चलाते हैं, अपने लिवलीहुड को चलाते हैं, कैसे खरीद पाएंगे, खाना ही खा लें बहुत बड़ी बात है, 2 वक्त की रोटी। व्हेन, जब साहेब गेट्स, जब साहेब को मिलते हैं, ए पेयर्स ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, ही बियर्स, वो पहन लेता है, और जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं वो उसको पहन लेता है। ठीक है, वन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण, इज दैट, ये भी है, इट हैज, ये बीकम, बन गई है, ये ट्रेडिशन, एक परंपरा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। तो एक स्पष्टीकरण ये भी है कि उनका नंगे पैर रहना एक परंपरा बन चुकी है, वो हमेशा नंगे पैर रहते हैं, तो उनकी एक परंपरा बन चुकी है कि हम नंगे पैर ही अब रहेंगे। जैसे कोई डेली जो है ऑफिस जाता है, तो उसकी एक परंपरा बन गई है कि भैया मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना ही जाना है, अपने काम पे जाना ही जाना है। वैसे उनकी भी एक परंपरा बन गई है कि हमें नंगे पैर रहना ही रहना है, क्योंकि उनके पास जूते चप्पल नहीं है। बट लेकिन द राइटर डाउट्स इट्स, लेकिन जो लेखक है इस पर संदेह करता है। तो क्वेश्चन फिर से हम रिवाइज करेंगे, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बियर फूट, यानी कि सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे। द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि पैसों की कमी मुख्य वैध स्पष्टीकरण है। चिल्ड्रन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। व्हेन साहेब गेट्स ये पेयर ऑफ शूज ही बियर्स, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं वो पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक स्पष्टीकरण ये भी है, डैट की, इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन चुकी है। बट द राइटर डाउट्स इट्स, लेकिन जो लेखक है वो इस पर संदेह करता है।
चलो 3 क्वेश्चन कंप्लीट भैया। चौथा क्वेश्चन जो है वो भी हमारे इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, लॉस्ट स्प्रिंग का ही। देखो लॉस्ट स्प्रिंग में दो चीजें बताई गई हैं। एक तो सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति को बताया गया है, और एक बताया गया है फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को समझाया गया है। जो चूड़ी उद्योग में काम करते हैं या चूड़ी बनाते हैं उनको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसका भी वर्णन इसी चैप्टर में किया गया है। शायद उसका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो यहाँ पे, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, टॉप 10 की लिस्ट बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ध्यान से समझना इसको। व्हाट क्या डू द इनहेबिटेंट्स, यानी कि निवासी आप सीमापुरी के डू करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी अस्तित्व के लिए। मतलब सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, अपने जीविका के लिए वो क्या करते हैं, कैसे उनको भोजन 2 वक्त की रोटी प्राप्त होती है। तो देखो सीमापुरी इज है ये स्लम एरिया, एक झुग्गी बस्ती। ठीक है, लोकेटेड जो स्थित है इन द ईस्ट दिल्ली, यानी कि पूर्वी दिल्ली में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जिले के, इंडिया। यानी कि सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक झुग्गी बस्ती है। एक झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है जहां आप जाएंगे तो झुग्गी झोपड़ी बहुत सारी होंगी, क्योंकि गरीब लोग उसी में रहते हैं, या तो तंबू तान के कहीं रहेंगे, ठीक है, तारपोलिन तिरपाल या तो ऐसे कुछ करके वो रहते हैं। इट इज होम, ये घर है, टू थाउजेंड ऑफ पीपुल, उन हजारों लोगों का, हु लिव जो रहते हैं इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी में। तो ये उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। मतलब जिनके पास पैसे नहीं है उनकी हालत जाकर पूछिए। आपको तो सब कुछ मिल रहा है, आपको कॉपी पेन मिल रहा है, आपको फीस मिल रहा है, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बड़े होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तब आपको लगेगा यार अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। तो क्यों ना अभी मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, और इतना पढ़ें कि कुछ करके दिखाएं। ठीक है, सिर्फ नंबर लाने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमें ऐसा दिन ना देखना पड़े। आगे देखो, द मेजॉरिटी यानी कि मुख्य रूप से जो है ऑफ द रेजिडेंट्स, यानी कि जो निवासी हैं आप सीमापुरी के, आर रैक पिकर्स, वो कूड़ा बीनने वाले हैं। मतलब सीमापुरी के ज्यादातर निवासी कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। हु जो अर्न प्राप्त करते हैं दियर लिवलीहुड, अपनी आजीविका, बाई कलेक्टिंग इकट्ठा करके, एंड सेलिंग और बेचकर, रिसाइकलेबल वेस्ट, यानी कि जो रिसाइकेबल योग्य जो कचरे होते हैं ना उनको बेचकर। तो द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी आर रैक पिकर्स, यानी कि सीमापुरी में ज्यादातर निवासी कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइकलेबल वेस्ट, जो अपनी आजीविका रिसाइकिल करने योग्य कचरे को इकट्ठा करके और उसको बेच कर चलाते हैं। ठीक है, मतलब उसको कूड़े कचरे को वो बीनते हैं, फिर उसको लेकर जाकर बेचते हैं, और उनको हमेशा होप होती है कि कुछ ऐसी चीज मिल सकती है कूड़े करकट में जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हमेशा वो कुछ अच्छा पाने की तलाश में रहते हैं। ठीक है, इट इज चैलेंजिंग, ये चुनौतीपूर्ण है, एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन, और खतरनाक पेशा है, दैट जो प्रोवाइड कर दीजिएगा, जो प्रोवाइड प्रदान करता है स्टीडी सोर्स, यानी कि लगातार स्रोत ऑफ इनकम, आय का, फॉर द रेजिडेंट्स, निवासियों को आप सीमापुरी के। तो ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पेशा है, काम है, जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। स्टीडी सोर्स का मतलब स्थिर स्रोत, ठीक है, प्रदान करता है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करना चाहूंगा। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीविका के लिए क्या करते हैं। तो सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, इंडिया, यानी कि सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है। इट इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी आर रैक पिकर्स हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइकलेबल वेस्ट, और सीमापुरी के ज्यादातर निवासी कूड़ा बीनने वाले लोग हैं जो रिसाइकिल करने योग्य कचरे को इकट्ठा करके और उसको बेचकर अपनी आजीविका को चलाते हैं। इट इज चैलेंजिंग एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टीडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, और ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक काम है, खतरनाक पेशा है, जो सीमापुरी के निवासियों के लिए एक आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है।
बस हो गया मेरे भाई, ये भी हो गया। दूसरे चैप्टर का अभी 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हर चैप्टर से लगभग 2-2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नो टेंशन जब तक है हम। और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हमारी लिस्ट में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे के सारे टॉप रेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिलेबस 2 साल पहले बदला गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हर साल आए हैं। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान से आप लोग समझना। देखो, हाउ डीप, कितना गहरा, वाज द पूल, यानी कि तालाब था। तो तालाब कितना गहरा था। व्हाट, क्या, वाज दियर, वहां था, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर। और पानी के अंदर क्या था, मतलब तालाब कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। तो देखो, डगलस वेंट डाउन, वो नीचे जाता है। डगलस जो है वो नीचे उतरा। टू द बॉटम, तलहटी पे। बॉटम का मतलब होता है तलहटी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑफ 9 फीट, 9 फीट डीप, गहरे पानी, वाटर, पानी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो डगलस पहली बार 9 फीट गहरे पानी में उतरा। ठीक है, 9 फीट, 9 फीट सीम्ड, लगता था, टू हिम, उसको, लाइक, लाइक कर देना, लाइक की तरह, मोर देन, यानी कि ज्यादा, 90 फीट, 90 फीट से ज्यादा। तो 9 फीट की गहराई उसको 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो कभी इतने गहरे पानी में गया नहीं था भाई। 6 फुट या 5.5 फुट के आदमी होते हैं, 6 फुट, 6.5 फुट। अब 9 फीट गहरे पानी में वो गिर गया तो क्या होगा। ठीक है, ही ग्रीव पैनिकी, वो घबरा गया। बिफोर, इससे पहले, ही कुड टच द बॉटम, वो बॉटम को टच कर पाता, मतलब बॉटम का मतलब जो तालाब का सबसे निचला स्थल होता है उसको टच कर पाता, नीचे टच कर पाता। हिज लंग्स वियर अबाउट टू ब्रस्ट, उसके जो फेफड़े हैं वो फटने वाले थे, ऐसा लग रहा है। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, और उसको लकवा मार गया, उसको लगा कि मुझे लकवा मार गया। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 9 फीट उसको 9 फीट से भी ज्यादा लगने लगे थे। वो पैनिकी हो गया, वो घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, हिज लंग वियर अबाउट टू ब्रस्ट, इससे पहले कि वो हो बॉटम को छू पाता अपने पैरों से, उसके फेफड़े फटने वाले थे और उसको लगा कि मुझे पैरालाइज्ड हो गया, यानी कि लकवा मार गया। ही वॉज बरीड इन द वाटर, उसको पानी में दफना दिया गया, ऐसा लगा कि वो पानी में डूब गया था। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उसकी सांसें थम गई। और टेरर, डर, ओवर पावर्ड, उसने ओवर पावर्ड मतलब छा गया। हिज हर्ट, उसके हृदय में, तो उसकी सांसें थम गई और उसके हृदय पर भय छा गया, उसको डर लगने लगा कि लगता है मेरा अंतिम दिन आ गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन था कि हाउ डीप वाज द पूल, तालाब कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था। तो डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, डगलस पहली बार 9 फीट गहरे पानी में गया था। 9 फीट सीम्ड टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट, और 9 फीट उसको 90 फीट से भी ज्यादा लग रहे थे। ही ग्रू पैनिकी, वो घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो बॉटम को छू पाता पैरों से। हिज लंग्स वियर अबाउट टू ब्रस्ट, उसके फेफड़े फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उसको लकवा मार गया, ऐसा उसने महसूस किया कि लकवा मार गया। ही वाज बरीड इन द वाटर, वो पानी में डूब गया। हिज ब्रेथ वाज गॉन, उसकी सांसें थम गई। एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट, और डर ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया, उसको डर लगने लगा। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है और हमारे लिस्ट का ये दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन डीप वाटर चैप्टर का ही है। थोड़ा समझो, क्योंकि वो बेचारा पानी में डूबने वाला था, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब तैरना सीख लिया जाए, जरूरी है। तो व्हाट डिड, क्या किया, द इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, जो सिखाता है किसी चीज को। डू टू ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए, मतलब डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, उसने क्या किया ताकि डगलस को तैरना आ जाए, डगलस तैर सके। ठीक है, देखो, द इंस्ट्रक्टर, यानी कि इंस्ट्रक्टर यानी कि इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक। ठीक है, प्रशिक्षक बिल्ट, उसने बनाया ये स्विमर, एक तैराक, आउट ऑफ डगलस, डगलस को पीस बाय पीस, यानी कि टुकड़े टुकड़े करके, मतलब प्रशिक्षक ने टुकड़े टुकड़ों में डगलस को एक तैराक बनाया। मतलब टुकड़े टुकड़े का मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको उन्होंने तैराक बना दिया, आखिर उसको तैरना आ गया। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक। ही हेल्ड हिम हाई, उन्होंने उसे ऊपर लटकाए रखा।
ऑन ये रोप एक रस्सी पर अटैच टू हिज बेल्ट जो उसके बेल्ट से जुड़ी हुई थी। तो 3 महीने तक उसने उसे अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी पर लटकाए रखा। ठीक है, ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ही बेंट बैक, ठीक है, वो जाता रहा एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल यानी कि तालाब के उस पार, तो वो तालाब के उस पार आगे पीछे जाता रहा। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, मतलब पैनिक, पैनिक का मतलब होता है दहशत, सीज्ड हावी हो जाती थी द ऑथर लेखक पर एवरी टाइम हर समय, तो हर बार लेखक पर दहशत हावी हो जाती थी। द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक ने टॉट सिखाया डगलस, डगलस को टू पुट हिज फेस, अपने चेहरे को अंडर वाटर पानी के नीचे रखो एंड एक्सेल और सांस को छोड़ो एंड और टू रैज हिज नोज, अपने नाक को बाहर रखो एंड इनहेल और सांस को अंदर लो। मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को बताया कि अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और सांस छोड़ना और अपनी नाक को ऊपर उठाना और सांस लेना। ठीक है, ये सब उन्होंने सिखाया, तभी तो वो तैरना सीख पाएगा। ठीक है, देन डगलस, तब डगलस को हैड टू किक, यानी कि किक मारना था विथ हिज लेग्स, अपने पैरों से, फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्ते, टिल दिस रिलैक्स्ड, जब तक उसे आराम न मिल जाए। फिर डगलस को कई हफ्तों तक अपने पैरों से किक मारनी पड़ी जब तक कि वे आराम से ना हो जाए, जब तक वो आराम से ना हो जाए, क्योंकि तैरने में आप देखते ही हैं पैरों का काफी ज्यादा योगदान होता है, हाथ पैर का। ठीक है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक ने टोल्ड हिम, उसको बताया, टू स्विम, तैरने के लिए, द लेंथ ऑफ द पूल यानी कि तालाब की लंबाई। तो 7 महीने के बाद प्रशिक्षक ने उसे तालाब की लंबाई तक तैरने को कहा कि पूरे तालाब को तैर कर दिखाओ। तो एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, यानी कि प्रशिक्षक ने टुकड़े टुकड़े करके डगलस को एक स्विमर बनाया, एक तैराक बनाया। फॉर 3 मंथ्स ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच टू हिज बेल्ट, यानी कि 3 महीने तक उसने उसे अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी पर लटकाए रखा। ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वो तालाब के उस पार आगे पीछे जाता रहा। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, हर बार लेखक पर दहशत हावी हो जाती थी। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को अपना चेहरा पानी के नीचे रखने को कहा और सांस छोड़ने को कहा और अपनी नाक को ऊपर उठाने को और सांस लेना उन्होंने सिखाया कि ऐसे कुछ करोगे तो तैरना आपको आ जाएगा। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स, फिर डगलस को कई हफ्तों तक अपने पैरों से किक मारनी पड़ी जब तक कि ये आराम से ना हो जाए। आफ्टर 7 मंथ्स द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ पूल, और 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने पूल की पूरी लंबाई को तैरने को कहा डगलस जी को। ठीक है, बस हो गया। इस तरह वो ट्रेन हो चुका था। तो 3 चैप्टर के 6 क्वेश्चन हमने देख लिया। जो 7वां क्वेश्चन होगा ये चैप्टर नंबर 4 से होगा। चलो, द रैट ट्रैप चैप्टर का हमारा 7वां क्वेश्चन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, देखो 7 नंबर, व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ड एज अ रैट ट्रैप, यानी कि व्हाई, क्यों, डिड द पेडलर, फेरी वाले ने, कंसाइडर समझा, द वर्ड संसार को, एज अ रैट ट्रैप एक चूहेदानी। तो फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा, उसको ऐसा क्यों लगा कि ये संसार एक चूहेदानी है और हम लोग चूहे हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो देखो, द पेडलर, फेरी वाले ने कंसाइडर समझा, द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार को, एज अ बिग रैट ट्रैप एक बड़ी चूहेदानी। तो फेरी वाला पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहेदानी समझता था। इट्स सोल पर्पस, उसका एकमात्र उद्देश्य था, बीइंग टू सेट बेड्स, यानी कि चारा तैयार करना था, फॉर पीपल, लोगों के लिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा तैयार करना था। मतलब वो समझता था कि ये दुनिया एक चूहेदानी है और इसका जो मेन उद्देश्य है ना, वो हम लोगों के लिए चारा तैयार करना है, ताकि हम लोग उस चारे के लिए अंदर जाएं और वो हमको बंद कर दे। ठीक है, आगे देखो, द जॉयज एंड रिचेज, यानी कि खुशियां और धन दौलत ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की, आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट टेम्पटिंग बैट्स, एक लुभावने प्रलोभन के अलावा। मतलब इस संसार की खुशियां और धन दौलत लुभावने प्रलोभनों के अलावा और कुछ नहीं है। एंड और एनीवन, जो कोई भी, हु इज टेम्पटेड, जो लुभाया जाता है, बाय देम, उनके द्वारा, वाज कैप्चर्ड, वो पकड़ लिया जाता है, बाय द रैट ट्रैप, चूहेदानी के द्वारा,
व्हिच कंप्लीटली क्लोज इन ऑन हिम, जो पूर्ण रूप से उसको अपने कब्जे में कर लेता है। तो उन्होंने बताया कि इस संसार की खुशियां और धन दौलत लुभावने प्रलोभनों के अलावा और कुछ नहीं है, और कोई भी उन्हें लुभा सकता है, तो उन्हें चूहेदानी में पकड़ लिया जाता है और उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। जैसे चूहा जब जाता है ना चूहेदानी में चारा खाने, कुछ रखा होता है उसको खाने ना, तो चूहेदानी बंद हो जाती है और चूहा अंदर फंस जाता है। वैसे ये भी फेरी वाला भी सोच रहा था कि ये दुनिया कुछ नहीं है, हम लोग एक चूहे हैं, दुनिया चूहेदानी है, और वो चारा फेंकता है, हम लोग जैसे ही जाते हैं वो हमको बंद कर लेता है, काम खत्म। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। बिल्कुल, देखो, व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा? तो द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहेदानी समझता था। इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेड्स फॉर द पीपल, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा तैयार करना था। द जॉयज एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स, यानी कि इस संसार की खुशियां और धन दौलत लुभावने प्रलोभनों के अलावा कुछ नहीं है। एंड एनीवन हु इज टेम्पटेड, और जो भी इसके द्वारा लुभाया जाता है, बाय देम, उनके द्वारा वाज कैप्चर्ड, वो पकड़ लिया जाता है, बाय द रैट ट्रैप, चूहेदानी के द्वारा, व्हिच कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो उसको हमेशा के लिए बंद कर देता है पूर्ण रूप से। बस हो गया मेरे भाई, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 8, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हमारा 7 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे भाई। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हु वॉज द रैट्रेप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था, कैसे वो चूहेदानी को बनाता था ताकि वो बेच के कुछ पैसे कमा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हो। तो देखो, द रैट्रेप इज अ स्टोरी, एक कहानी है, आप ये पेडलर, एक फेरी वाले की। तो द रैट्रेप एक फेरी वाले की कहानी है। हु यूज टू अर्न, जो कमाई करता था या गुजारा करता था, हिज लिविंग, अपने जीविका का, बाई सेलिंग, बेचकर, स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटे छोटे चूहेदानी को, मेड ऑफ वायर, जो वायर की बनी थी, तारों की बनी थी। तो द रैट ट्रैप एक फेरी वाले की कहानी है जो तार से बने छोटे छोटे चूहेदानी को बेचकर अपना गुजारा करता था। ठीक है, अपनी आजीविका कमाता था। सिंस हिज बिजनेस, चूंकि उसका व्यवसाय वाज नॉट प्रॉफिटेबल, यानी कि लाभदायक नहीं था, बहुत प्रॉफिट उसमें नहीं होता था। ही रिजॉल्टेड, उसने स्टार्ट किया, टू बिगिंग, यानी कि भीख मांगना, एंड और पेटी थीवरी, यानी कि छोटी मोटी चोरी करना। अब चूंकि उसका जो बिजनेस था चूहेदानी बेचने वाला, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ज्यादा लाभदायक नहीं था, तो उसने भीख मांगना शुरू किया, एंड पेटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरी करना शुरू किया, ताकि उसको और पैसे मिलेंगे भाई। ठीक है, फ्री का मिलेगा। नोबडी, कोई भी ट्रीटेड, व्यवहार नहीं करता था, हिम, उसके साथ, विथ काइंडनेस, दयालुता के साथ, एंड रेस्पेक्ट, और सम्मान के साथ। तो कोई भी उसके उसके साथ दया और सम्मान से पेश नहीं आता था। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से रिवाइज करें। हु वाज द रैट्रेप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था? तो द रैट्रेप इज ए स्टोरी ऑफ ए पेडलर हु यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट्रेप्स मेड ऑफ वायर, यानी कि द रैट्रेप एक फेरी वाले की कहानी है जो तार से बने छोटे छोटे चूहेदानी को बेचकर अपना गुजारा करता था। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसका बिजनेस ज्यादा लाभदायक नहीं था, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग एंड पेटी थीवरेज, तो उसने भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना स्टार्ट कर दिया। नो बडी ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, कोई भी उसके साथ दया और सम्मान से पेश नहीं आता था। बस हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद आपका टॉप 10 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाले के साथ, इन द वुड्स, यानी कि जंगल में। तो जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ, कौन सी घटना हुई? तो देखो, हुआ क्या था कि चूहेदानी बेचने वाला जो है छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था, मैंने अभी आपको सिखाया, अभी आपको बताया। तो हुआ क्या कि उसने किसान के कुछ पैसे चुरा लिए थे। देखो, आफ्टर स्टीलिंग, यानी कि चुराने के बाद, द क्रॉप्टर्स मनी, किसान के पैसे, द पेडलर, फेरी वाला,
एवॉइडेड, उसने एवॉइड किया टू द रोड, रास्ते को, मतलब सड़क से बचता हुआ, एंड वाग्ड, और चला गया थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। मतलब किसान के पैसे चुराने के बाद फेरी वाला सड़क से बचता हुआ जंगल में चला गया, कि सड़क से जाएंगे तो किसान पकड़ सकता है, अब जंगल से जाएंगे तो कौन पकड़ने आएगा भैया, ठीक है। सून द नाइट फेल, जल्द ही रात हो गई, एंड और ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। तो जल्द ही रात हो गई और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता गया और चलता गया, विदाउट कमिंग, बिना आए, टू द एंड यानी कि अंत, ऑफ द वुड, जंगल का। तो वो जंगल के अंत तक पहुंचने से पहले, मतलब बिना अंत तक, जल्द ही रात हो गई और वो जंगल में बिना अंत तक पहुंचते ही चलते चलते थक गया, मतलब वो चलता रहा, उसको अंत नहीं मिला, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ही फाइनली रियलाइज्ड, तो अंत में उसको एहसास हुआ, दैट कि ही वॉज वॉकिंग राउंड एंड राउंड द सेम स्पॉट, यानी कि ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा है, द राउंड एंड राउंड, यानी कि एक ही जगह पर, द सेम स्पॉट, एक ही जगह पर। तो अंत में उसको एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है, बार बार एक ही जगह पर चल रहा है। दिस मेड हिम, उसने उसे बना दिया फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि निराश, एंड और टायर्ड, थका हुआ। इससे वो निराश और थका हुआ महसूस करने लगा। नाउ, अब ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, दैट कि ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, यानी कि वो चूहे के जाल में फंस गया है, वो चूहेदानी में गिर गया है। इसीलिए उसको एहसास हुआ कि वो चूहेदानी में गिर गया है, क्योंकि वो जंगल जो था ना, वहां पे उसको रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का, वो वहीं पे एक ही जगह पे बार बार घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, तो उसको लगा कि लग रहा है मैं चूहेदानी में गिर गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी कि जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। तो आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, यानी कि किसान के पैसे चुराने के बाद, द पेडलर अवॉइडेड द रोड एंड वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि फेरी वाला सड़क से बचता हुआ जंगल में चला गया। सून द नाइट फेल एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, जल्दी ही रात हो गई और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो जंगल का बिना अंत आए चलता गया और चलता गया। ही फाइनली रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग राउंड एंड राउंड द सेम स्पॉट, और फाइनली उसको एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहा है। दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, और इससे वो निराश और थका हुआ महसूस करने लगा। नाउ ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, और उसको अंत में एहसास हुआ कि लगता है वो एक चूहेदानी में गिर गया है, उसको ऐसा एहसास हुआ कि भैया अब तो काम खत्म, ठीक है। चलो अब हमारा आएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे इंडिगो चैप्टर से होगा। महात्मा गांधी जी के काफी बारे में काफी ज्यादा बताया गया है, तो हमारे लिस्ट का ये टॉप 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, यानी कि व्हाट क्या डिड गांधी जी ने डू किया फॉर चंपारण, चंपारण के लिए। गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, क्वेश्चन स्पेशल है। देखो, महात्मा गांधी अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया वॉलेंटियर्स, यानी कि स्वसेवकों को, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए, द विलेजर, गांव वालों को, आप चंपारण के। तो गांधी जी ने चंपारण के ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए स्वयं सेवकों को नियुक्त किया, एंड और सेटअप, यानी कि उन्होंने स्थापित किया, एन आश्रम, एक आश्रम, देर, वहाँ, और उन्होंने वहाँ एक आश्रम स्थापित किया। हिज वाइफ कस्तूरबा, उनकी पत्नी कस्तूरबा भी टॉट, उन्होंने सिखाया पर्सनल क्लीनिनेस, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, एंड और कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता, टू द ब्लेजर्स, गांव वालों को। और उनकी पत्नी कस्तूरबा ने भी गांव वालों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता की भी शिक्षा दी। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर आल्सो वॉलेंटियर्ड, उसने खुद भी स्वास्थ्य सेवा की, टू सर्व, सेवा करने के लिए, द विलेजर्स, गांव वालों की, फॉर अ पीरियड, आप 6 मंथ, अग्नि के लगभग 6 महीने की अवधि में, ठीक है। तो और एक डॉक्टर ने भी 6 महीने की अवधि के लिए ग्रामीणों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। तो महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलेंटियर्स टू एजुकेट द विलेजर ऑफ चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण के ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए स्वयं सेवकों को नियुक्त किया, एंड सेटअप
एन आश्रम दियर और वहाँ पे एक आश्रम स्थापित किया। हिज वाइफ कस्तूरबा टॉट पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन टू द विलेजर्स, और उनकी पत्नी कस्तूरबा जी ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता की शिक्षा दी। एंड ए डॉक्टर आल्सो वॉलंटियर्ड टू सर्व द विलेजर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, और एक डॉक्टर ने भी 6 महीने की अवधि के लिए ग्रामीणों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। उसने भी 6 महीने गांव वालों की सेवा करने के लिए जी जान लगा दिया। ठीक है, मतलब काम किया। तो ये सब गांधी जी ने चंपारण के लिए किया। तो आपके जो टॉप 10 हाई रेटेड क्वेश्चन हैं वो हाई स्पीड में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है मेरे भाई प्रोज के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन पढ़ने से आपका 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो जाकर जरूर इसको ध्यान से पढ़ लेना, अभी समय है। मैं कहता रहता हूँ अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस में देने वाला हूँ। तो जाते जाते आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।